नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि विद्युत अभियांत्रिक पदार्थ का है। और यह विद्युत अभियांत्रिक पदार्थ का पार्ट नंबर पहला है। दोस्तों, यह जो टॉपिक है वो ना कि इलेक्ट्रीशियन वाले बल्कि सब फिटर, मशीनिस्ट और टर्नर सभी ट्रेडों के लिए अनिवार्य है। तो इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय होते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैद्युतिक पदार्थ के प्रकार हैं। दोस्तों, हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा, उसके बाद हम राइट आंसर बताएंगे। यह जो चैप्टर है आप पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में भी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में पढ़ चुके होंगे। जितने भी लोग इलेक्ट्रीशियन से होंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में पिछले बार पढ़े हुए होंगे, और इस बार भी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में यह चैप्टर है। तो यह जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन जो है। तो दोस्तों, इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी जो वैद्युतिक पदार्थ होते हैं वो चालक होते हैं और अचालक होते हैं और अर्धचालक भी होते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। दोस्तों, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाले पदार्थ होते हैं उनको हम चालक कहते हैं। अब चालक किसे कहते हैं? तो मुक्त वह युक्ति, एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए, वह युक्ति जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाए उसे हम चालक कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाले पदार्थ का हम चालक कहते हैं। जिस पदार्थ में जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतना ही अच्छा पदार्थ चालक पदार्थ होगा। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चालक की परमाणु की अंतिम कक्षा में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पदार्थ निम्न में से किस रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये है आपके सामने 4 ऑप्शन। बहुत ही इजी प्रश्न है, आशा करता हूँ आप सभी लोग इसका राइट आंसर जरूर मालूम होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो पृथ्वी पर पदार्थ पाए जाते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होता है जिन्हें हम कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। तो आपको बताना है जो परमाणु के नाभिक होते हैं उसमें क्या उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु की नाभिक में उपस्थित होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। अब बात हो रही है चांदी की, तो जो चांदी का गलनांक होता है वो 960 होता है। नोट कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, हर बार यह प्रश्न रिपीट होता है। चांदी का गलनांक कितना होता है? चांदी का गलनांक 960 होता है, नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, रिले, कंडक्टर, स्टार्टर आदि के संयोजक बिंदु किसके बने होते हैं।
ये भी एग्जाम में आया, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चांदी के बने होते हैं रिले कंडक्टर। जो स्टार्टर के संयोजक बिंदु होते हैं वो चांदी के बने होते हैं, क्योंकि जो चांदी की चालकता होती है वो अधिक होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब व फ्लोरोसेंट ट्यूब का फिलामेंट किसका बना होता है? आप सभी लोग बहुत बार इस प्रश्न को पढ़े होंगे। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। अब बात करें यहाँ पर टंगस्टन की, जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? तो कितनी लोगों को इसका राइट आंसर मालूम है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की विशिष्ट प्रतिरोध का कितना गुना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 गुना होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे मैं कोई नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अगला प्रश्न है, शीशा संचायक सिले की प्लेटें किसकी बनी होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीशा की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है दोस्तों? शीशा की बनी होती हैं। शीशा संचायक सिले की प्लेटें शीशा की बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थर्मामीटर तथा मरकरी वेपर लैंप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है अम्ल, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी पानी, ऑप्शन नंबर डी पारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पारा। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके मुंह में जो फीवर बुखार को चेक करने के लिए लगाया जाता है उसमें जो द्रव पदार्थ होता है वह पारा ही भरा हुआ रहता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अधात्विक पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इसका राइट आंसर बता दिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन का गलनांक कितना होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3500 होता है। कितना होता है दोस्तों? 3500 होता है कार्बन का गलनांक। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलो वोल्ट्स प्रति मिलीमीटर में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को व्यक्त किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, आप कहीं भी ढूंढेंगे ये प्रश्न आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत ही ढूंढ के इस प्रश्न को हमने आपके लिए लिया है। अगला प्रश्न है, एबोनाइट कितने अंश पर जलने लगता है? एबोनाइट कितने अंश पर जलने लगता है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180 अंश पर एबोनाइट जलने लगता है। अगला प्रश्न है, सीसा अम्ल संचायक बैटरी की खोल, पैनल बोर्ड, यंत्रों की खोल किसके बने होते हैं? तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी एबोनाइट के बने होते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर
पीडीएफ के साथ साथ आपको क्विज भी मिलती रहती है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे, बहुत ही सटीक तरीके, बहुत अच्छे ढंग से हो सके। अगला प्रश्न है, वैद्युत ऊष्मा उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं? यानी जो इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है, जो वैद्युतिक जो ऊष्मा उत्पन्न करने वाले यंत्र होते हैं, जैसे कि हीटर हो गया और हीट ब्लोअर हो गया, वो सब यंत्र जो होते हैं, जो उसमें एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट, वह किसके बने होते हैं? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इन चारों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत रोधी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह निम्न नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत रोधी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, इनकी चालकता उच्च होती है, इनकी प्रतिरोधकता अति उच्च होती है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो स्वयं में प्रवाह, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब यह होता है कि स्वयं में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करे, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो जितनी अधिक प्रतिरोधकता होगी, जितनी अधिक प्रतिरोधकता होगी, उतनी ही अच्छी वो विद्युत का विरोधी होगा। अगला है ऑप्शन नंबर सी, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते, बिल्कुल सही है। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों, प्रतिरोधकता अति उच्च होगी और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, बहुत सभी लोगों को मालूम होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अग्निरोधी तथा जलरोधी दोनों है? तो ऑप्शन नंबर ए कागज, ऑप्शन नंबर बी एम्पायर क्लॉथ, ऑप्शन नंबर सी अभ्रक और ऑप्शन नंबर डी, यहां पर थोड़ा गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पारा। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग अभ्रक देखे होंगे, यह एक काला टाइप में मोटा सा एक वो होता है, पदार्थ होता है। जब आप कभी आप प्रेस को आप खोले होंगे तो उसमें वो जो एलिमेंट होता है, उसी के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर या अभ्रक के ऊपर एलिमेंट रखा रहता है। जो ऊष्मा उत्पन्न होती है एलिमेंट से, वो नीचे जो स्टील की वो चालक पदार्थ लगे होते हैं, उसी से वो प्रवाहित जो ऊष्मा होती है वो अभ्रक से प्रवाहित होकर उस पदार्थ स्टील वाले प्लेट पर जाती है, जिससे कि जो अभ्रक का मेन काम यही रहता है कि वो अचालक के रूप में काम करता है और जो विद्युत का प्रवाह होता है वो रोकता है। अगला प्रश्न है, बैकेलाइट एक विद्युत रोधी पदार्थ है जिस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ऊष्मा का, नमी का, विद्युत का, ए और बी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को ऊष्मा और नमी का प्रभाव नहीं पड़ता है बैकेलाइट। जहां पर हमें ऊष्मा और नमी की डर रहती है, वहां पर बैकेलाइट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ का उपयोग प्रेस के कुचालक के रूप में किया जाता है? अभी हमने पीछे ही बताया, अभी थोड़ी देर पहले। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्युत रोधी पदार्थ का उपयोग बैटरी के ढक्कन के रूप में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डामर का। किसका दोस्तों? डामर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एडिसिव टेप मुख्यतः किसकी बनी होती है?
राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कपड़े की। किसकी दोस्तों? कपड़े की बनी होती है एडिसिव टेप। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। कांच का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो दोस्तों ये रही आपके सामने चार ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 अंश होता है। कितना दोस्तों? 180 अंश। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर के साथ सल्फर मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्केनाइजिंग कहते हैं, टेपरिंग कहते हैं, वार्निशिंग कहते हैं, पॉलिश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, वल्केनाइजिंग कहते हैं। यदि हम प्राकृतिक रबर जो होते हैं उसके साथ अगर हम सल्फर मिलाकर गर्म करने तो यह जो प्रक्रिया कहलाएगी वो वल्केनाइजिंग प्रक्रिया कहलाएगी। अगला प्रश्न है, कठोर रबर के का रासायनिक नाम क्या है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबोनाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों? कठोर रबर का रासायनिक नाम जो हो जाएगा वो एबोनाइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रबर किस रासायनिक पदार्थ से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, थर्मोप्लास्टिक विनाइल हाई पॉलीमर। किससे प्राप्त होता है? थर्मोप्लास्टिक विनाइल हाई पॉलीमर से प्राप्त होता है कृत्रिम रबर। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रबर के विघटन को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, काला कार्बन, ऑप्शन नंबर बी मोम, ऑप्शन नंबर सी तेल और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो सभी लोग इसका राइट आंसर जरूर बता दिए होंगे ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल सही है, इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ खनिज कुचालक की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी कार्टन, ऑप्शन नंबर सी संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, अभ्रक और संगमरमर। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन रबर का मुख्य उपयोग क्या है? तो ये आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, पावर केबल का इंसुलेशन, और ऑप्शन नंबर बी स्टील व्हील, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, वार्निश निम्न में से किस प्रकार की विद्युत रोधी पदार्थ के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर ए, ठोस विद्युत रोधी, ऑप्शन नंबर बी द्रव विद्युत रोधी पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी गैस विद्युत रोधी पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव विद्युत रोधी पदार्थ। आप सभी लोग अपने प्रैक्टिकल रूम में देखे होंगे, अगर हम जब पंखा या किसी मोटर की वाइंडिंग तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद हम एक लिक्विड टाइप में, रेड कलर की एक लिक्विड होती है जिसे हम वार्निश कहते हैं, वो उसी के ऊपर डाला जाता है। उसको डालने से यह होता है जैसे कि बाइंडिंग करते समय हमारा कोई तार किसी तरह से अगर वो उसके जो अचालक पदार्थ होते हैं रगड़ के कट छूट गए होंगे तो वो वार्निश डालने से वो उसके ऊपर जो चालक के रूप में फिर से काम करने वो चिपक जाता है और वो चालक का काम करने लगता है, जिससे कि हमारे जो तार होते हैं वो आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं होते हैं। तो वार्निश का यही एक मेन कारण होता है। और एक कारण ये भी होता है जो तार इधर उधर बिखरे रहते हैं वो आपस में अच्छे से चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न है, अवरक की प्रावैद्युतिक सामर्थ्य कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको जरूर नोट करिएगा ये वाले प्रश्न को। तो ये वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, कितने लोगों को पहले से मालूम होगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 5 से 10। कितना होता है दोस्तों? 5 से 10 होता है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट पदार्थ एक बार पिघलने के बाद पुनः
क्या होता है? तो पुनः ऑप्शन में है उपयोगी होता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर गलत हो गया है, थोड़ा घर जाता है लिख गया होगा, यहाँ पर है पहला है ऑप्शन नंबर ए उपयोगी होता है, ऑप्शन नंबर डी उपयोगी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी मुलायम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी नहीं पिघलता। तो जो थर्मोप्लास्टिक पदार्थ है अगर वो एक बार पिघल जाए तो उसका जो उपयोग है हम उसे दोबारा उपयोग में ले सकते हैं, यानी कि एक बार पिघलने के बाद दोबारा उपयोगी होता है थर्मोस्टिक पदार्थ। अगला प्रश्न है, और एक बार जरूर याद करिएगा, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो अपने इसे 5 से 10 दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत कम समय बचे हुए एग्जाम के लिए, जिससे कि सभी बच्चे अपना अच्छे से एग्जाम दे सके। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न देखिए, ज़्यादा बातें नहीं, सिर्फ प्रश्न देखिए। प्रश्न है, अवस्था के अनुसार चालक की प्रकार हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये सभी। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, सभी लोग इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। जो चालक होता है वो ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न विद्युत रोधी पदार्थों में से कौन सा पदार्थ ठोस कुचालक के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा वल्केनाइज्ड रबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग मशीन की वाइंडिंग में, यहाँ भी थोड़ा गलत हो गया है, टाइपिंग में यहाँ था स्लैट वेज के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी अवरक, ऑप्शन नंबर सी डामर और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लकड़ी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ अज्वलनशील होए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्बेस्टॉस। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी एस्बेस्टॉस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवरक एक डैश 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 विद्युत रोधी है, कृत्रिम, प्राकृतिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी प्राकृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राकृतिक। जो अवरक होता है वो हमें प्राकृति से प्राप्त पदार्थ होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्युत अभियांत्रिक पदार्थ से, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके समझ डिस्कस किया। आप सभी लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर की 2 वीडियो बनाऊंगा और उसी 2 वीडियो से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।